हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम लर्न पी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल की एक और नई टाइप देखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल की एक और नई टाइप। यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हमें C6H14O, डेल्टा वैल्यू 0.8, सिंगलेट 12H स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा वैल्यू 1.1, डबलेट 4.95 स्क्वायर, डेल्टा वैल्यू 1.8, सिंगलेट 1.3 स्क्वायर एंड लास्ट डेल्टा वैल्यू 3.4, क्वाड्रेट 1.4 स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो कि जो हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते थे उसमें हमें पता था कि 5H सिंगलेट है, 3H सिंगलेट है, 9H सिंगलेट है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या नहीं दी गई है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे प्रेजेंट क्या है तो कि स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर से हम हाइड्रोजन की कितनी हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए गए होते हैं। जस्ट एग्जांपल, सपोज़ यहाँ पे मेरा ग्राफ है और ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सपोज़ कि मेरा जो ग्राफ है उसमें जो पीक आता है वो पीक कैसे आता है, तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल में आपको दिखाऊँ तो यहाँ से मेरा ग्राफ यानी कि मेरा ग्राफ स्टार्ट होता है पीक आना, उसके बाद एक ऐसे पीक आता है, देन फिर से ऐसे पीक आता है, देन फिर से ऐसे पीक आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 पीक है, यहाँ पे 1 2 3। ओके, जस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एग्जांपल है सीखने के लिए कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज़ कि मेरे पास ये पीक है, थर्ड वाला पीक है। ठीक है, तो थर्ड वाला पीक में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो पीक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, उसमें टोटल कितने स्क्वायर आ चुके हैं, टोटल कितने स्क्वायर अंदर प्रेजेंट है, तो वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो देखो, एक ये वाला ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 10 स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा पीक है वो टोटल 10 स्क्वायर में स्प्रेड हुआ है। टोटल 10 स्क्वायर में यहाँ पे ये जो मेरा पीक है वो स्प्रेड हो चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते, नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट कर सकते, यानी कि कौन सा सिग्नल है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू B/S इंटू S1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब उसमें B क्या होगा, तो यहाँ पे B होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटॉन में जो मॉलिक्यूल टोटल प्रेजेंट है उसकी संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल। प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट है हमने देखा था, अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था एक C6H14O, ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 14, तो B इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 14 ऐसे।
देन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि कैपिटल एस। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कहाँ से पता चलेगा? तो मैंने ही अभी आपको बताया था कि जो मेरा लास्ट एग्जांपल था, हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें कि 12 स्क्वायर था, 4.959 था, 1.3 स्क्वायर, 1.4 स्क्वायर, तो उसका जो जितना भी टोटल होता है वो कैपिटल एस होगा। देन S1 क्या होगा कि सपोज़ कि मैं चलो वो एग्जांपल सॉल्व करते ही आपको समझाता हूँ। सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास 12 स्क्वायर है, डेल्टा वैल्यू 0.8 सिंगलेट। देन अब वो स्क्वायर में स्क्वायर हमें दिया गया है, उसमें हमें प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, प्रोटॉन की संख्या में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया, इसका एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू B/S इंटू S1 यानी इंडिविजुअल जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो, यानी अब इसके ऊपर से हमें B क्या होगा, S क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने कहा B इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि B इक्वल टू यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 14 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 14 है इन मॉलिक्यूल, इसीलिए B इक्वल टू 14। अब S इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 4.59 स्क्वायर प्लस 1.3 स्क्वायर प्लस 1.4 स्क्वायर इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पे, तो 18.7। ठीक है, 18.7 स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, अब S1 क्या होगा, तो कि सपोज़ कि मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इस सिंगलेट के लिए मैं 12S स्क्वायर के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो S1 इक्वल टू होगा 12। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते हम समझते हैं कि सबसे पहले ए टाइप प्रोटॉन है मेरे पास, प्रोटॉन के लिए B/S इंटू S1, देन B इक्वल टू 14, S इक्वल टू क्या होगा 18.7 इंटू S1 इक्वल टू 12। देन अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 8.98। तो हम इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट 9.0 के आसपास होगा। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने H हो गए, 9H यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। इसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड की बात करता हूँ, बी की बात करता हूँ, तो बी में भी ऐसा ही, बी टाइप प्रोटॉन इक्वल टू B/S इंटू S2। अब S2 आएगा, अगर आप S1 रखते हो तो अभी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर की संख्या है, वो तो चेंज ही हो जाने वाली है। तो आप S1 लिखोगे तभी चलेगा, S2 लिखोगे तभी भी चलेगा। तो यहाँ से आप 14 डिवाइड बाई 18.7 इंटू 4.59, देन इसका आंसर आएगा 2.99, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3H। देन ऐसे ही थर्ड की हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आएगा 1H एंड लास्ट में आएगा 1H। ऐसे ही हम आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो ऐसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसके ऊपर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें हाइड्रोजन कितनी टाइप से कैसे जुड़े हुए हैं। अब इजी एग्जांपल है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही कैलकुलेट करना है। हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट आ गए, कितनी टाइप के प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब वैसे ही
कि डी बी फाइंड आउट करना है हमें। डी बी इक्वल टू 2a प्लस 2 माइनस बी माइनस डी डिवाइड बाई 2। देन यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 2, b इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस d इक्वल टू 0 देन बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो db क्या आएगा 0 आएगा। देन db इक्वल टू 0 यानी कि अब हम जाएंगे db की जो पॉसिबिलिटी वाला जो हमारे पास टेबल था उस पर कि db इक्वल टू 0 आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा ना वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, यानी कि उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, सीधा सिंपल एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सीधी चेन होगा या असाइक्लिक कंपाउंड होगा, पर उसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑन बेसिस ऑफ dB इक्वल टू 0 वैल्यू, देन मॉलिक्यूल सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यू के ऊपर से आप देख सकते हो 9H सिंगलेट है, डेल्टा वैल्यू 0.8 है, तो डेल्टा वैल्यू 0.8 है, 9H सिंगलेट है, तो 9H सिंगलेट है यानी कि वो किसकी वैल्यू है, क्योंकि वो वैल्यू है आपकी प्राइमरी आल्केन की। प्राइमरी आल्केन यानी कि RCH3 की हो सकती है, या ऐसा हम समझो कि टार्टरी आल्केन भी की हो सकती है R2CH2 की, या सॉरी टार्टरी आल्केन R3CH की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो, एक से प्राइमरी आल्केन और टार्टरी आल्केन, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सिंगलेट है, 9H है वो सिंगलेट है। अब यानी कि सिंगलेट हो गए तो क्या होगा, क्योंकि नेबरहुड एटम जो होगा, नेबरिंग एटम होगा, उस पर एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर से मैं एक फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो 9H होगा यानी कि CH3 थ्राइस होगा, उसका जो नेबरिंग एटम होगा वहाँ पे एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक मेरे पास ग्रुप प्रेजेंट आया। प्रेजेंट कहाँ से, डेल्टा वैल्यू 0.8 के ऊपर से, और सिंगलेट है इसकी वजह से। ठीक है, तो एक ये मेरे पास प्रेजेंट आया। देन दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट देखो कि 3H डबलेट, 3H डबलेट है। डबलेट कब होगा, जब नेबरिंग एटम पे एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो CH3 है उसके बाजू में CH2 प्रेजेंट, CH प्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा, तभी वो डबलेट होगा। अब आप देख सकते हो कि CH है यानी कि प्राइमरी आल्केन की वैल्यू है। ठीक है, प्राइमरी आल्केन की वैल्यू है CH3 वाली, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब डेल्टा वैल्यू कितनी है उसकी 1.1 और डबलेट। ओके, देन यहाँ पे देख लो 1H क्वार्ट्रेट, 1H क्वार्ट्रेट है। अब 1H क्वार्ट्रेट कब होगा, जब नेबरिंग एटम पे 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1H है, जो ये CH वाला H है वो नेबरिंग एटम पे 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि वो क्वार्ट्रेट हो गया, तो ये भी फुलफिल हो गया। अब बाकी रहा सिर्फ ये वाला सिंगलेट। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है कि हमें जितने भी हमने ग्रुप फाइंड आउट किए उसका टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसमें से माइनस कर दो। तो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H14O। अब इसमें से यहाँ पे 3 कार्बन, एक चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि C6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हुए 9, यहाँ पे
12 एंड एक 13, इतने हुए। अब माइनस कर दो तो बाकी क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन बाकी रहेगा, एक ऑक्सीजन बाकी रहेगा, यानी कि OH ग्रुप बाकी रहेगा। तो आप सिंपली उसे सेट कर सकते हो कि OH ग्रुप बाकी रहेगा, एक मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब तीन को जोड़ना है हमें सिर्फ। तो आप इजीली यहाँ पे जोड़ सकते हो कि CH3 है मेरे पास, 3 CH3 है यहाँ पे, ऐसे 3 CH3 है मेरे पास। अब यहाँ पे एक बाकी रहेगा, एक बॉन्ड वैलेंसी बाकी रहेगी। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो इसके साथ आप देख सकते हो कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 वैलेंसी ऐसे बाकी रहेगी। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 और हाइड्रोजन वाली एक 4। तो वैसे यहाँ पे CH है, एक वैलेंसी का यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे बाकी रहेगी और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे जो एक वैलेंसी बाकी रहेगी वहाँ पे आएगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है वो इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो डेटा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे CH3 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 तीनों 3 CH3 है, वो सिंगलेट दे रहे हैं। नेबरिंग एटम पे एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, सिंगलेट है, यानी कि ये वैल्यू सही है। देन ये कार्बन है, उसके उस पर जो प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। देन यहाँ पे CH है, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि जहाँ भी ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन एज अ सिंगलेट आप एक्टिवेट होता है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, अब वो सिंगलेट ही रहेगा। तो यहाँ पे एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन है, तो वो यहाँ पे तो सिंगलेट रहेगा। पर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 1 यानी कि क्वाड्रेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वाड्रेट 1H क्वाड्रेट। ठीक है, पर इसकी वैल्यू कितनी है 3.4। अब 3.4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नेबरिंग एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से वो शील्डिंग डीशील्डिंग के तरफ ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू डीशील्डिंग के तरफ ज़्यादा होगी, इसीलिए 3.4 है। देन CH3 है, वो डबलेट मिलेगा जो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि CH3 का जो नेबरिंग एटम है वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे हम जो जितने भी स्क्वायर्स वाली वैल्यूज़ आती है उसके ऊपर से हम हाइड्रोजन काउंट करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास C6H14O, डेल्टा वैल्यू 1.0, डबलेट 11.0 स्क्वायर, देन डेल्टा वैल्यू 3.5, सेप्टेट 1.8 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन की संख्या में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि B = क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, तो यहाँ पे B = 14। देन S = क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 + 1.8 = टोटल 12.8 स्क्वायर यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे A टाइप ऑफ प्रोटॉन = B/S × S1, देन 14/12.8 × 11, देन इसके ऊपर से आंसर आएगा 12.0।
यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 12H डबलेट दिख रहे होगे, ठीक है। देन सेकंड बी टाइप ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू B/S into S2, then 14/12.8 into 1.8, इसके ऊपर से आंसर आएगा आपका 1.9, यानी कि अप्रोक्सी 2, यानी कि यहाँ पे 2H प्रेजेंट हो गए। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए, तो हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए तो अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वैसे ही डीबी कैलकुलेट करना है और उसके बाद स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो अब इसके बाद हम डीबी फाइंड आउट करते हैं। डीबी क्या आएगा इसमें, देखिए 2A + 2 - B - D /2, तो इसके ऊपर से 2 इक्वल टू यहाँ पे 6 + 2 - 14 - 0 देन 2 इक्वल टू 0, यानी कि डीबी वैल्यू 0 आई, यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर जो होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। अब इसके ऊपर से अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12H है, डबलेट है। अब 12H डबलेट कब होगा, जब नेबरिंग एटम पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तभी वो डबलेट होगा। अब 12H है, यानी क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये जो CH3 मिथाइल ग्रुप है वो ऐसे 2 हो गए और उसके साथ ऐसे एक कार्बन जुड़ा होगा। अब कार्बन जुड़ा होगा, पर यह कैसे जुड़ा होगा, तो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे वैलेंसी बाकी होगी, ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, या क्या मेरे पास 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन कैसे हो गए, डबलेट। ऐसे ही मेरे पास ट्वाइस होगा, यानी कि 2 ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो गए। नंबर ऑफ ग्रुप कैसे हो गए, 2, ऐसे ही 2 ग्रुप प्रेजेंट हो गए तभी वो डबलेट हो सकेगा, यानी कि एक ये मेरी पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गई। सेकंड 2H सेप्टेट, अब सेप्टेट है यानी कि 2H है तो मिथिलिन ग्रुप तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहीं से आप देख लो कि मेरे पास 1H है, तो यहाँ पे देखो 3 3 6 है, 6 + 1 यानी कि सेप्टेट हो गया, तो कि यहाँ पे 1H का सेप्टेट हो गया, तो ऐसे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2H सेप्टेट हो गया, यानी कि इसकी भी पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि हमारे पास जितने भी डेल्टा वैल्यू थी, जितने भी हाइड्रोजन की टाइप थी, वो सभी सेट हो गई। तो अब ये जो मैंने ग्रुप फाइंड आउट किया है, वो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, हमारे जो मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से माइनस कर दो। हमारा मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H14O। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो ये रहेगा आपका C6H14, ये होगा, तो बाकी रहेगा सिर्फ ऑक्सीजन, यानी कि मेरे पास एक ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। अब ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो ईथर तो आपको पता ही है कि उसकी वैलेंसी ऐसे 2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी प्रेजेंट रहती है, तो इसे हम सेट करना है, तो आप यही देख लो CH3 देन CH3, वैसे ही यहाँ पे CH3 ये आपका स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो गया, स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ये हमारा आइसोप्रोपाइल है दोनों साइड, तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर ये नाम होगा इसका। ऐसे ही हम कई एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नहीं दी जाती, पर क्या दिए जाते हैं, स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर हमें देते हैं।
तो हमें उससे पहले सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में, और उसके बाद DBE फाइंड आउट करके उसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही सीखेंगे। आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मेरी इस चैनल के लिए आपके कुछ सजेशन हो तब भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड अगर आप इस क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो और साइड में दिया गया बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।